What is G7? What are various functions and objectives of G7? Why news? India not being invited to the G7 meet in Canada. It is yet another big diplomatic bungle after the blunder of allowing the US to mediate between India and Pakistan. नेक्स्ट G7 मीटिंग कनाडा में होने वाला है और इंडिया को इस मीटिंग के अंदर इनवाइट नहीं किया जा रहा है। ये एक बिग डिप्लोमेटिक बंगल हो सकता है। बिफोर 2014 G7 वॉज एक्चुअली G8 फॉर मैनी ईयर्स। 2014 से पहले G7 को G8 के नाम से जाना जाता था। अबाउट ग्रुप ऑफ सेवन, G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेचर, द G7 is an informal grouping of advanced democracies which meets yearly to coordinate global economic policy and address other transnational issues. For example, climate change, migration and conflict, etc. G7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है एडवांस्ड डेमोक्रेसीज का। ईयरली इनका मीटिंग होता है सो दैट ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट किया जा सके एंड कुछ अदर इम्पोर्टेंट इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड इशूज पर डिस्कस किया जा सके। जेनेसिस, established in 1975 in response to economic and financial cooperation due to energy crisis। 1975 में G7 को इस्टेब्लिश किया गया बिकॉज उस टाइम पर एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज को फेस करनी पड़ी। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए G7 ग्रुपिंग इस्टेब्लिश किया गया। इट्स वर्किंग, द G7 हैव नो परमानेंट स्ट्रक्चर, इट्स रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सेट्स द एजेंडा एनुअली। G7 का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है और इसका जो भी एजेंडा एनुअली सेट किया जाता है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सेट कर दिया। द G7 समिट एंड्स विद अ कम्युनिटी डिटेलिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट। पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ G7 समिट का एंड होता है। मेंबर्स, मेंबर्स इसके टोटल 7 है। द US, जर्मनी, कनाडा, UK, जापान, इटली एंड फ्रांस। Russia joined G7 in 1998, then formed the G8 but was excluded in 2014 for its takeover of Crimea। रशिया ने 1998 में G7 को ज्वाइन किया था और इसके बाद G7 को G8 के नाम से जाना गया। पर 2014 में बिकॉज रशिया ने क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया था, इस वजह से 2014 में रशिया G8 से एक्सक्लूड हो जाता है और उसको फिर से G7 नाम गिवन कर दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड द एनुअल समिट। यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर नहीं है बट एनुअल समिट को ये अटेंड करता है। G7 countries in numbers, 40% of the global economy and 10% of the world's population lives in G7 countries। वर्ल्ड की ओवरऑल इकोनॉमी का 40% इकोनॉमी G7 कंट्रीज के अंदर है और वर्ल्ड के ओवरऑल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन G7 कंट्रीज के अंदर है। 36% ऑफ ग्लोबल पावर जनरेशन कैपेसिटी, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 36% G7 कंट्रीज के पास पावर है। 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड, ग्लोबल एनर्जी डिमांड जितना है उसका 30% डिमांड G7 कंट्रीज का है। 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एमिशंस में G7 कंट्रीज का जो रोल है वो 25% है। सिग्निफिकेंस ऑफ G7 इन द करंट जियोपॉलिटिक्स, करंट जियोपॉलिटिक्स में G7 का क्या सिग्निफिकेंस है? G7 प्ले अ सेंट्रल रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस में G7 एक सेंट्रल रोल प्ले करता है such as AI governance। Global partnership on AI for AI governance was proposed in 44th G7 summit 2018। 2018 में G7 का 44th समिट हुआ। GPAI यानी AI गवर्नेंस के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI प्रपोज किया गया था 2018 में। टुवर्ड्स रेगुलेटिंग AI, हिरोशिमा AI प्रोसेस इनिशिएटेड एट G7 समिट इन हिरोशिमा इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप। AI गवर्नेंस के लिए AI को रेगुलेट करने से रिलेटेड है हिरोशिमा AI प्रोसेस HAP G7 समिट जो कि हिरोशिमा में हुआ था जापान के अंदर, उस टाइम पर इन दोनों इनिशिएटिव्स को टेकिंग किया गया था। टैक्स गवर्नेंस, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF was established in 1989 by the G7 to examine and develop measures to combat money laundering। FATF 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए मेजर्स को एग्जामिन किया जा सके और डेवलप किया जा सके। एक्ट एज अ डिफेंडर ऑफ द रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, G7 कंट्रीज ऑलवेज चाहते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए।
Study defend free and open Indo-Pacific based on the rule of law, which is inclusive, prosperous, and secure, grounded on sovereignty, territorial integrity. G7 कंट्रीज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूट चाहते हैं और रूल बेस्ड लॉ की ये हमेशा डिमांड करते हैं. अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड रिजॉल्व प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्राइसिस इन डिस्प्यूट. प्रेजेंटली इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन रशिया वॉर, द रेड सी क्राइसिस. प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्राइसिस एंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है. सच एज प्रेजेंट में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर एंड रेड सी क्राइसिस, इन सभी से रिलेटेड या इन सभी को सॉल्व करने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है. G7 summits have generated results. Successful launch of Global Apollo program for multinational clean energy research. 2015 में ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम फॉर मल्टीनेशनल क्लीन एनर्जी रिसर्च सक्सेसफुली लॉन्च किया गया जी समिट के अंडर. द G7 Club of Democracy. G7 positioned at the political epicenter of global efforts to defend democratic societies and what its leaders call the rule-based international order. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को डिफेंड करने के लिए पॉलिटिकल एपिसेंटर ऑफ द ग्लोबल G7 को ही जाना जाता है, बिकॉज G7 अब एक पॉलिटिकल एपिसेंटर बन चुका है ग्लोबली. मेजर आउटकम्स ऑफ द समिट. G7 के जितने भी समिट हुए हैं उनका क्या क्या आउटकम्स रहा है. रीजनल अफेयर्स. रशिया यूक्रेन वॉर कमिटेड टू रेज द कॉस्ट ऑफ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन. दैट इज G7 प्लेज $50 बिलियन यूजिंग फ्रोजन रशिया एसेट्स. रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और G7 रशिया को इसके कॉस्ट रेज करने के लिए कमिटेड रहा. इसके लिए G7 ने प्लीज किया कि रशिया के जितने भी एसेट्स हैं अबाउट $50 बिलियन तक के उनको फ्रोज किया जाए और G7 कंट्रीज ने इसको फ्रोज भी किया. इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट. रिट्रेटेड कमिटमेंट टू द टू स्टेट सॉल्यूशन एंड द राइट ऑफ कंट्रीज टू डिफेंड देयर वेजल्स इन रेड सी. इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में भी G7 ने ये हमेशा रिट्रेट किया कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए. इट मीन्स इसने टू स्टेट सॉल्यूशन गिवन करने की कोशिश की और इसने कहा कि हर कंट्री को अपने आप को डिफेंड करने का राइट है. प्रोमोट इकोनॉमिक रेसिलियंस थ्रू सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन. दैट इज G7 PGII इनिशिएटिव्स, IMEC एटसेट्रा. कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एटसेट्रा. इकोनॉमिक रेसिलियंस को प्रोमोट G7 करता रहा है और इसके लिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर इसने फोकस किया है. सच एज G7 PGII इनिशिएटिव्स, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक पार्ट है. एनर्जी, क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट. G7 एम टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 43% दिस डिकेड एंड 60% बाय 2035 कंपेयर टू 2019 लेवल. G7 ने एम किया है कि इस डिकेड के लास्ट तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 43% तक रिड्यूस करेगा और 2035 तक अबाउट 60% ग्रीन हाउस गैस को के एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और इसके लिए 2019 को बेस माना जाएगा. हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी. टू एनहांस फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, G7 लॉन्च अपोलिया फूड सिस्टम. लीडर्स ऑल्सो कमिटेड टू सपोर्ट गावी फॉर इम्यूनाइजेशन कवरेज. फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए G7 ने अपोलिया फूड सिस्टम लॉन्च किया है और इसके लीडर्स ने इम्यूनाइजेशन कवरेज के लिए गावी को भी सपोर्ट किया है. इंडिया एंड G7. रेलेवेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया. G7 का इंडिया के लिए G7 का क्या रिलेवेंस है. नंबर 1, इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. G7 में बी प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू प्रायोरिटाइज एंड कंसर्न ऑफ द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ ऑन द वर्ल्ड स्टेज. ग्लोबल साउथ की कुछ कंट्रीज के कुछ स्पेशल कंसर्न है उसको वर्ल्ड स्टेज पर रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है और इंडिया के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है सो दैट ग्लोबल साउथ कंट्रीज की जो कंसर्न है उसको वहाँ पर प्लेस किया जा सके. Association of Democracies. Unlike SCO, G20, BRICS, where there are non-democratic states, G7 reflects the concern and agendas of the democracies like India. G7 जो कंट्रीज का ग्रुप है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है. इंडिया और भी अदर ग्रुप का मेंबर है सच एज SCO, G20 या ब्रिक्स. ये वो ग्रुप हैं जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी इन ग्रुप का मेंबर है. बट G7 जो ग्रुप है वो
डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ग्रुप है और इसके थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो कंसर्न है G7 उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर इंडिया द आउटरीच सेशन ऑफ द G7 मीटिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू शोकाज इट्स आउटलुक एंड अचीवमेंट टू द वर्ल्ड। G7 मीटिंग का जो आउटरीच सेशन होता है ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है बिकॉज इंडिया अपने आउटलुक एंड अचीवमेंट को यहाँ पर शोकेस कर सकता है। नेक्स्ट, G7 प्लेटफॉर्म गिव्स इंडिया द अपॉर्चुनिटी टू मीट ग्लोबल लीडर्स एंड सेट प्रायोरिटीज। ग्लोबल लीडर के साथ मीट करने के लिए और प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए इंडिया के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन इन G7 एज द पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर। G7 का अगर इंडिया पार्टिसिपेट कर लेता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है। फ्रीक्वेंट इन्विटेशन है। इंडिया फ्रीक्वेंट इन्विटेशन टू G7 समिट इंडिकेट इट्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एंड ग्लोबल अफेयर्स। इंडिया हैज बीन इनवाइटेड 11 टाइम्स। इंडिया को फ्रीक्वेंटली G7 समिट में इन्विटेशंस गिवन किए जा रहे हैं और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडिया का ग्लोबल अफेयर्स में इंपॉर्टेंस ग्रो होता चला जा रहा है। इंडिया को अबाउट 11 टाइम्स इनवाइट किया जा चुका है। India's growing economic and military power make it a potential future member because इंडिया का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर कंटिन्यू ग्रो हो रहा है और फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसका मेंबर बन जाएगा। इंडिया हैव सरपास्ड जापान बिकमिंग द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। रिसेंटली इंडिया ने जापान को सरपास किया है और ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अब बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। एज ए रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर इंडिया ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू चाइना इन रिप्रेजेंटिंग इमर्जिंग इकोनॉमी। रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर के रूप में इंडिया अब चाइना का एक ऑप्शन के तौर पर बनता चला जा रहा है बिकॉज जो बड़े बड़े कंट्रीज चाइना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो अब चाइना में इन्वेस्ट को रिप्लेस करके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियाज इंक्लूजन हैव G7 बेटर अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव के साथ G7 बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाता है बिकॉज G7 के जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ के साथ बेटर तरीके से एंगेज नहीं कर पाते थे। एज द फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ स्टार्टेड विद 49th समिट इन जापान। जापान में G7 का 49th समिट हुआ था। यहीं से ग्लोबल साउथ पर फोकस G7 का स्टार्ट हो गया था। इंडिया G20 चेयरमैनशिप कम्प्लीमेंट्स इट्स G7 पार्टिसिपेशन ब्रिजिंग डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग वर्ल्ड इंटरेस्ट। इंडिया का G20 का जो चेयरमैनशिप रहा है अगर उसको कॉम्प्लीमेंट गिवन करना है तो उसके लिए G7 का पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो ब्रिजिंग किए जा सकते हैं।